अच्छा लग रहा है क्योंकि सब लोग सलमान को जानते हैं, सलमान को पता है अपना रेसलर है। रेसलिंग के लिए इससे जितनी भी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा तगड़ा है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद यूसीबी पंजाब कॉलेज, तो ही आल्सो माय स्टूडेंट के मैं कोचिंग करता था, ये रेसलिंग करता, तो ये रेसलर है। और दूसरा बड़ी बात ये है कि इंसान रेसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी खिदमत ये है कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली मुझे किसी रेसलर को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करता है। उसके अलावा जब भी कभी से बुलाया एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसने हेजिटेट फील नहीं की, ये रेसलिंग के लिए खिदमत कर रहा है। प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर। लास्ट कोर्स में इसका सेशन नहीं इंजरी था और मैं नहीं समझता, मैंने भी थोड़े बहुत कोर्सेज किए हुए इसके, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह सलमान ने ब्रीफली और एक सिस्टमेटिक वे से समझाया कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 रिकवरी कैसे होनी है, प्रैक्टिकल अप्रोच आपके सामने थी, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। मैं जेन्युइन कह रहा हूं, अगर आप वाकई किसी बड़े नाम को ला के इसके सामने बिठा देंगे तो वो शर्मिंदगी फील करेगा। तो परसेंट नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी फरीद भाई ने करवा दिया है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करूंगा फर्दर। मेरा नाम जी सलमान फिरोज है। आप में से काफ़ी ज़्यादा चेहरे मेरे लिए फेमिलियर हैं, कुछ मेरे साथ जिनके साथ मैं स्पोर्ट्स करता था, कुछ मेरे पेशेंट्स हैं। मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। हमारा जो सेंटर है टाउनशिप में है, टाउनशिप के अंदर हमारा एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है। फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए जी हम लोगों ने एक लैब डिज़ाइन की है जहाँ हम एथलीट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर दर्द होती क्यों है। असल में मसला दर्द, हम लोग समझते ही हैं कि दर्द हो गई है तो सारे लोग एक ही पैटर्न से उसको लेके चलते हैं। किसी को घुटने में दर्द है, किसी की कोहनी में दर्द है। हमने आज बात करनी है सिर्फ और सिर्फ घुटने की। एथलीट्स और स्पोर्ट्स और पेन का आपस में बहुत ही ज़्यादा रिलेशन है। कोई भी ऐसा प्लेयर आप लोगों में से नहीं होगा जिसको कभी इंजरी नहीं हुई, जिसको कभी कहीं ना कहीं पेन नहीं हुई। जिस मर्जी आप रैंडमली किसी को भी पकड़ के उठा लें जिसने स्पोर्ट्स की है, उसका इंजरी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि आप लोग अपने जिस्म को आम आदमी से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आज हमने बात करनी है जी नी इंजरी के बारे में। नी इंजरी एक ऐसी चीज़ है जिसको समझा ये जाता है कि हर किस्म की घुटने की इंजरी एक है। और कुछ पास्ट में पाकिस्तान रेसलिंग में ऐसे इवेंट हो चुके हैं जिसकी वजह से अगर किसी लड़के को घुटने में इंजरी हो जाए तो वो मुझसे राब्ता इस तरह करते हैं जैसे वो डर जाते हैं कि ये बिल्कुल मेरा पता नहीं कैरियर तबाह होने लगा, बहुत खतरनाक मूवमेंट हो गई है, मेरा घुटना बिल्कुल खराब हो गया, बिल्कुल ये वो। तो आज की जो ये वर्कशॉप है इसका मकसद ये है कि हम नी इंजरी को समझें, क्योंकि नी इंजरी एक बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। रेसलिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा नी को यूज़ किया जाता है एक्सेसिवली, इसलिए घुटने में बहुत ज़्यादा इंजरी होती है। मैं वैसे खुद प्रैक्टिकल कोर्स करवाने का ज़्यादा शौक रखता हूँ, क्योंकि रेसलर को भी ज़्यादा समझ प्रैक्टिकल तरीके से आती है। लेकिन आज का कोर्स थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। एक दफ़ा हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम एंड में सीखेंगे कि अगर हमें चोट लग जाती है घुटने में, हमें खुद पता चल जाए कि मेरी चोट बहुत सीरियस है, नॉर्मल है, मैं कितनी देर में ठीक हो जाऊंगा और इसे ठीक करने के लिए मैंने क्या करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्स होती है उसके अंदर जो इंजरीज होती हैं, उस इंजरी का जो 60% हिस्सा है वो आपके लोअर एक्सट्रीमिटी इंजरीज, मतलब घुटने और पाँव की इंजरी होती है। मतलब अगर 100 लड़का खिलाड़ी है पूरी दुनिया में, उसके अंदर 60 लड़के ऐसे होंगे जिन्हें घुटने की इंजरी होनी होगी या पाँव की इंजरी होनी होगी, यानी कि इतनी कॉमन इंजरीज हैं। इसके अंदर इंजरी होने के 2 मैकेनिज्म हैं। अगर हम समझें चोट आपको लगती कैसे है, तो वो 2 तरीके से लगती है। आपको जो दर्द होती है वो 2 तरीके की होती है। एक ऐसी दर्द जिसमें डायरेक्ट आपके घुटने पे चोट लगेगी, इसको हम डायरेक्ट इंजरी कहते हैं। किसी ने किल्ली डालते हुए आपको घुटने को बहुत ज्यादा मरोड़ दिया, किसी ने गिट्टा निकालते हुए जानबूझ के कंधा जोर से मार दी, डायरेक्ट इंजरी है, डायरेक्ट आपके घुटने पे इंपैक्ट लगेगा। डायरेक्ट इंजरी 30% होती है, यानी कि रेयर होती है, बहुत कम होती है। ज्यादातर इंजरी इनडायरेक्ट इंजरी होती है, मतलब 70% इंजरीज नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज होती हैं। अब ये नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज कौन सी है कि हम लोग ट्रेनिंग के अंदर कुछ गलत पैटर्न की एक्सरसाइजेज करते हैं और वो आहिस्ता 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 हमारे घुटने को खराब कर देते हैं। सबसे ज्यादा इंजरी होने के चांसेस हमारे नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज होती है, मतलब 70% इंजरी ऐसी है कि वो हमारी गलत वर्जिश करने की वजह से होती है। ठीक है, आज की जो हमारी ये सारा वेबिनार है, इसके अंदर वेबिनार कह रहा हूँ,
ये जो हमारी सारी वर्कशॉप है, इसके अंदर हमारा काम ये है कि हमने समझना है कि जो नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी है, जो 70% ऑफ द टाइम होती है, उसको हमने कैसा ट्रीट करना है। तो ये कुछ इंजरीज हैं जो रेसलिंग में मोस्ट कॉमन होती है। जब मैं ये रेसलिंग की इंजरीज की वीडियो निकाल रहा था ना, तो ये एक कुछ ऐसी वीडियोस थी जो देखते हुए मेरा तो कोई शोभा है, लेकिन अगर कुछ ऐसी वीडियोस है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दो वीडियो दिखाऊंगा भी आपको, वो बाकायदा तौर पर उल्टी वाला देखोगे, यानी कि इस तरह की इंजरी है कि आप देखते दिल हिल जाता है कि यार इतनी खतरनाक तरीके से घुटना मुड़ गया या पाँव मुड़ गया। तो उसमें से मैंने बड़ा फिल्टर करके बड़ा साफ साफ सा मटेरियल आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो ये हमारी 7 किस्म की टोटल इंजरीज घुटने के अंदर होती है। सबसे ज्यादा सीवियर आपकी फ्रैक्चर वाली, ये जो पैटेलर फ्रैक्चर है, ये रेयर होती है, सबसे ज्यादा सीवियर है। उसके बाद नी डिस्लोकेशन है, गोडा निकल ही गया, घुटना निकल ही गया। उसके बाद नी लिगामेंट इंजरीज है। ये सारी को लेके करके पढ़ेंगे। मकसद हमारा नाम याद करना नहीं है, मकसद ये है कि हम समझें कि इंजरीज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। उसमें से कुछ बहुत खतरनाक है, कुछ कम खतरनाक है। मेनिस्कस की इंजरी है, पैटेला की इंजरी है, टेंडनाइटिस है, इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम है। यानी कि एक घुटना है, उसके अंदर 7 किस्म की डिफरेंट हमें चोटें लग सकती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहले हम इंजरी पढ़ते हैं पैटेलर बर्साइटिस। अब चूंकि हम लोग घुटनों पे बहुत ज्यादा जो क्रॉस लड़के ज्यादा जाते हैं, बार बार घुटना जमीन के साथ टकरा रहा है, बार बार घुटना जमीन के साथ टकरा रहा है, तो हमारे घुटने के अंदर सूजन पैदा हो जाती है। अच्छा, इसको जो खिलाड़ियों के अंदर है उसको ये कहते हैं, आप लोग पीछे बोर तो नहीं हो रहे हसीब? अच्छा, इसको आम जुबान में समझने के लिए उन्होंने नाम रखा है इसका हाउस मेड नी। यानी कि जो घरों में औरतें काम करती हैं, घुटनों के बल टेक के पोछा वगैरह करती है, झाड़ू वगैरह करती है, तो ये घुटना जमीन के साथ क्योंकि बार बार टकराता रहता है, इसके अंदर सूजन पैदा हो जाती है। और वो सूजन पैदा होने की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने बार बार एक मूवमेंट करनी, बार बार एक मूवमेंट करनी, इसके अंदर वाटर होता है, पानी होता है, किस्म का जेल होता है, कुशन होता है, वो सूज जाता है। अच्छा, इसको हाउसमेट नी कहते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो जिस पोजीशन में आप क्रॉस जाते हैं उसमें भी बार बार घुटना इस तरह नीचे लग रहा होता है। अब घुटने में स्वेलिंग इस पोजीशन में इस तरह की होती है। ये दो घुटने, ये सही वाला घुटना है, वो स्वेलिंग, ठीक है। ये वाली स्वेलिंग और कोई चीज टूटने की, एसीएल टूटने की, एसीएल चोट की स्वेलिंग में फर्क है। ये नॉर्मल स्वेलिंग है, इसके अंदर घुटना मूव वगैरह बिल्कुल ठीक करता है, सब कुछ करता है। अभी हम बेसिक 2-3 इंजरीज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसका पूरे मैकेनिज्म पे जाते हैं कि इसको समझना कैसे, ठीक कैसे करना है। इस तरह की इसमें स्वेलिंग होती है, लेकिन हल्की स्वेलिंग होती है अपनी चपनी के इर्द गिर्द, जिसको हम कहते हैं ना घुटने की चपनी, इसके इर्द गिर्द बस ये स्वेलिंग होती है। और बेसिकली इसके अंदर क्या चल रहा होता है कि जो हमारा ये हमारी स्किन है, स्किन के अंदर यहाँ अल्लाह ने कुशन रखा होता है, वो सूज जाता है, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर यही चीज हमारी क्या नाम है, करते करते घुटना डायरेक्ट जमीन पे लग गया, या आप भागते भागते कहीं गिर गए डायरेक्ट घुटने के बाद, तो हमें पैटेला का फ्रैक्चर भी हो सकता है। ये हमारी जो चपनी है टूट भी सकती है, लेकिन ये रेयर होता है, बहुत कम होता है। आज तक वर्ल्ड में जितनी भी इंजरी हुई है उसमें सबसे कम ये हुई है। लेकिन चूंकि रेसलिंग के ऊपर सारा कंटेंट था, तो उसमें चूंकि ये इंजरीज हो चुकी हैं, इसलिए मैं इसको शामिल कर रहा हूँ। तो हमारे चपनी में फ्रैक्चर भी आ सकता है। इसके बाद नी डिस्लोकेशन थी। नी डिस्लोकेशन बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में कई रेसलर्स में नी डिस्लोकेशन होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हमारा घुटना निकला है कि सिर्फ और सिर्फ हल्का सा मुड़ा है। नी डिस्लोकेशन वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कॉमन है। गिटा निकालते हुए, किडनी डालते हुए, ये वाली आपको इंजरी हो ही जाती है अगर आपके साथ ये परफॉर्म हो गलत तरीके के साथ। तो इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा वीडियोस देखी और उसमें से फिल्टर करके जो साफ साफ सी वीडियोस हैं जिससे दिल कम खराब होता है, वो ये ये इसमें ऊपर वाले के नी पे आपने जरा फोकस करना।
हमारी घुटने का मुड़ना है, नी डिसलोकेशन। अब ये एक्सट्रीम लेवल पे जाती है वाली इंजरी। अगर तो घुटना हल्का सा मुड़े, ये बहुत ज्यादा मुड़ जाए तो डिसलोकेशन हो गया, जोड़ ही निकल गया ना। लेकिन अगर कम मुड़े, हल्का मुड़े, तो हमें कुछ इंजरीज हो सकती हैं, जिसमें लिगामेंट टियर है, जिसमें मेनिस्कस है, जिसमें और आपके टेंडनाइटिस है, टेंडनोसिस है। तो वो मैं सारी इंजरीज को तो नहीं डिस्कस कर रहा, वो सारों को हम ना इसके अंदर ले आते हैं लिगामेंट और हल्का सा स्ट्रेन वाली इंजरी। लिगामेंट आपको पता है बहुत बहुत कॉमन इंजरी है पाकिस्तान में। जितने बड़े रेसलर आप उठा के देख लें, किसी ना किसी को नी के एमआरआई करवाएंगे, लिगामेंट में इंजरी होती है। इसकी वजह क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, आज इसको पूरा समझेंगे। लेकिन सबसे पहले लिगामेंट समझते हैं, लिगामेंट होता क्या है। आप में से कुछ लोग ऐसे जो ये हमारे लिगामेंट वाले कोर्स में भी शामिल थे, लेकिन चूंकि कुछ केसेस नए भी हैं तो मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करवा रहा हूँ। लिगामेंट बेसिकली घुटने में 4 होते हैं, ACL, PCL, MCL, LCL। नाम याद करना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना, सिर्फ हमने अपनी कंडीशन के लिहाज से समझना है। 4 किस्म के लिगामेंट होते हैं घुटने में, 4 तरह की अटैचमेंट पे जुड़े होते हैं। ये कर क्या रहे हैं, ये वाली हड्डी को नीचे वाली हड्डी के साथ सिर्फ और सिर्फ जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये रस्सी का काम है, लिगामेंट का काम। लिगामेंट में कभी भी खून की सप्लाई नहीं होती। ये फैट का जिस तरह टिश्यू होता है, ये टिश्यू होते हैं। हर वो चीज ठीक हो जाती है खुद ब खुद जिसमें खून की सप्लाई होती है। आपके बाजू में चोट लगेगी, पट्टे पे ठीक हो जाएगी, कंधे पे चोट लगेगी ठीक हो जाएगी, हिप पे चोट लगेगी ठीक हो जाएगी। गोश्त पे लगने वाली हर चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि उसमें खून की सप्लाई होती है। लिगामेंट चूंकि उसमें खून ही नहीं है, उसमें हमारा रिकवरी होती ही नहीं। अगर लिगामेंट खुदा ना खास्ता टूट जाए फिर वो ठीक नहीं होता। ये टूटने की भी निशानी है, वो भी हम आगे समझते हैं। अब लिगामेंट में बेसिकली हमारा मोस्ट कॉमन जो खतरनाक लिगामेंट है हमारी स्पोर्ट्स में, कि कई लोगों का कैरियर उससे दाव पे लग जाता है, वो है ACL की इंजरी। अच्छा, 4 लिगामेंट है। अब जब भी लिगामेंट टूटेगा, आपने एक चीज ज़हन में रखनी है, जब भी लिगामेंट टूटेगा उसकी 3 निशानी है। एक तो आपको टिक या कड़क की आवाज आई, ठीक है। टिक या कड़क की आवाज आने के बाद आपका घुटना सूज गया, 2 चीजें। तीसरे नंबर पे वो जिस मूवमेंट में आई है उसके अंदर आपका घुटना अंदर मुड़ा भी है। अगर तो ये 3 चीजें होंगी तब इसका मतलब है कि मेरा ACL टूटा है। अब जरा नोट करते हैं, बाथरूम से हम उठे नीचे बैठ के, सीधा खड़े हुए, घुटने से टिक या कड़क की आवाज आई, घुटना सूज गया, ACL नहीं टूटा, क्योंकि उसमें मूवमेंट हमारी ये नहीं, झटका नहीं लगा। अच्छा, हम भागते भागते ये कोन को हाथ टच कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसे मुड़ते हुए घुटना मुड़ा है, टिक की आवाज आई है, घुटने में स्वेलिंग भी हो गई है, हमारा ACL टूट गया, ठीक हो गया। अब ACL एक तो बिल्कुल टूट सकता है, या इसमें ग्रेड 1, 2, 3 हो सकते हैं, वो हम फिर कभी दोबारा से एक दफा रिपीट करेंगे। जरूरी नहीं ACL बिल्कुल टूट ही जाए, तो थोड़ा सा खिंच भी जाता है, उसके कुछ धागे खींचते हैं, ज्यादा खींच जाए तो बिल्कुल टूट जाता है। अगर ACL टूट गया वो बिल्कुल अपने आप में जुड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इंजरी है ग्रेड 1 की, ग्रेड 2 की, वो ठीक हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द इंजरीज के अंदर जब हम MRI करवाते हैं, रेसलर्स मेरे पास काफी MRI की रिपोर्ट्स लेके आते हैं, तो MRI की रिपोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पे ACL टूट गया होता है। लेकिन जब हम उसकी फिल्म देखते हैं, फिल्म के अंदर ACL टूटा नहीं होता, क्योंकि ये ह्यूमन एरर होता है। जब हम MRI पढ़ते हैं ना, डॉक्टर पढ़ लेते हैं MRI, क्योंकि 50-60 तस्वीरें होती हैं, वो गौर से नहीं भी देखते, एक आधी तस्वीर स्किप भी हो गई, इसका मतलब है वो क्या नाम है, गलत रिपोर्ट बन जाती है। इसलिए मोस्टली MRI में रिपोर्ट में गलती आती है। ये अब आपका काम नहीं है, ये किसी डॉक्टर का काम है, फिजियो का काम है, उसके बाद आप जाके MRI भी दिखाएं, अपने घुटने को बकायदा चेक भी कराएं। MRI पढ़ के फौरन नहीं डरना होता कि मेरा घुटना गया है। MRI से घुटना नहीं एग्जैक्ट आइडेंटिफाई होता, वो हमें पता चलता था फिजिकल चेक करके भी ना। तो ये है कि ACL की 3 आपको पता चल गई, आप मुड़े हैं, आपको कड़क की आवाज आई है और स्वेलिंग होगी, तब ACL हमारा रप्चर होगा। इतनी कॉमन इंजरी है, अमेरिका में हर साल 2 लाख लोगों की ACL बिल्कुल रप्चर हो जाती है, बहुत कॉमन इंजरी है। और स्पोर्ट्स के अंदर ACL टूटते भी हैं, दोबारा जुड़ के लोग अपनी दोबारा से वापस ट्रेनिंग में भी आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि अभी रिहैबिलिटेशन का इतना ज्यादा मशहूरी नहीं हुई, लेकिन अब जिन जिन लड़कों को पता चल रहा है वो उसे रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, वो ठीक भी हो रहे हैं, दोबारा स्पोर्ट्स में भी आया जा रहा है। लेकिन एक चीज ये ध्यान में रखने वाली है, ये ठीक हो जाता है, दोबारा से आप खेल लग सकते हैं, पहले से ज्यादा पावर से खेल सकते हैं, घुटना भी ठीक रहता है। क्योंकि इधर डायलेमा ये है कि ज़हन में ये होता है कि जिसके घुटने में चोट लग गई समझो खत्म, लाइफ ही खत्म, स्पोर्ट्स ही खत्म, कर ही नहीं सकता। और ये मोस्ट कॉमन इंजरी होती है सब। जब भी ACL टूटेगा, उम्र
जब भी एसीएल टूटेगा उसके अंदर हमारे घुटने की शक्ल ऐसी हो जाएगी। किस में एसीएल टूटा वाला दोनों में? इसमें। अच्छा, पिछली वाली स्वेलिंग और इस वाली स्वेलिंग में फर्क है। इसके ऊपर बाकायदा तौर पे आपको पानी वाली फीलिंग आएगी। आप हाथ लगाएंगे ना, आप कहेंगे यार हिल रहा है कुछ, इसे हिलाएंगे हिल रहा है कुछ। ये एसीएल रप्चर होने की निशानी होती है कि एसीएल बिल्कुल टूट गया। ठीक हो गया? फ्लूइड निकलता है कोई अंदर से? क्या चीज? टूटने के बाद कोई फ्लूइड निकलता है अंदर से जो ऐसे पानी? हाँ, वो बेसिकली ये बॉडी का नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है। फ्लूइड इसलिए इकट्ठा हो जाता है। फर्ज करें आपको कोनी किसी जगह लगी है, या घुटने की मिसाल ले लें, घुटने में फ्लूइड इसलिए इकट्ठा हो जाता है कि ब्रेन उस जगह को बचाना चाहता है, उसकी जगह पे एक्सटर्नल वो फ्लूइड भेज देता है, इसलिए कि वो जगह दोबारा से टकरा के ना बने, दोबारा से ना सूझे ना, या उसको दोबारा चोट ना लगे, इसलिए वो फूल जाती है। वो घुटना बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है उसके मैस की वजह से। इसलिए बॉडी का नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म और उसके अंदर कुछ केमिकल जाते हैं, वो उसको हीलिंग को तेज कर देते हैं। तो आउटसाइड से जाएंगे केमिकल्स के इनसाइड से वो हमारा इम्यून सिस्टम खुद का खुद रिलीज करता है केमिकल्स। तो इसमें समझने की चीज़ ये है कि इस तरह की स्वेलिंग हो जाती है हमारे घुटने के अंदर। डायग्नोसिस क्या है जी इसका? जब भी आपके साथ ये वाला वाकया हो, अल्लाह ना करे हो, घुटने से टक की आवाज आए, आप मुड़ रहे हो उस पोजीशन में और घुटने में स्वेलिंग हो जाए, आपने टाइम नहीं वेस्ट करना, हकीम के पास नहीं जाना किसी भी। आपने फिजिकल असेसमेंट करानी है, अपनी एमआरआई लेके एमआरआई करवा के उस एमआरआई को किसी डॉक्टर के पास बाकायदा तौर पर कहना है मुझे हाथ से चेक भी करें कि जो एमआरआई में आया है वो मेरे घुटने में बाकायदा है भी कि नहीं, क्योंकि इसके टेस्ट होते हैं बेसिकली ना। हम एक एक लिगामेंट को घुटने को एग्जैक्ट असेस कर सकते हैं कि इसमें चोट क्या है, एसीएल की, पीसीएल की, एमसीएल की, एलसीएल की, लिगामेंट की, स्ट्रेन की, या बिल्कुल टीयर हो गया, रप्चर हो गया, मेनिस्कस डैमेज है, ये एग्जैक्ट पता चल जाता है। लेकिन चूंकि इसमें टाइम लगता है और एमआरआई बड़ी आसान है, रिपोर्ट की हाथ में दे दी, इसलिए आपने क्या करना है, क्योंकि आप लोगों का कैरियर इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपने डॉक्टर से बाकायदा तौर पर तरला करना है, अगर करना पड़े कि जी मुझे आपने रिपोर्ट देख ली है, मुझे चेक कर लें कि मेरे साथ वाकई ये मसला है कि नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में पाकिस्तान में 90% गलती होती है, रिपोर्ट सही तरह नहीं पढ़ते। सिर्फ दो जगह की रिपोर्ट अच्छी होती है, या तो आगा खान की या चुगताई की, इसके अलावा बाकी हर जगह की रिपोर्ट में गलती हो सकती है। तो आपने रिपोर्ट को पढ़ा के अपने घुटने को बाकायदा चेक भी करवाना है, हाथ लगवा के। अच्छा, इसके अंदर जब भी आपके घुटने में इंजरी हो, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये है मैकेनिकल इशू। जिस तरह बाइक के टायर के अंदर अगर अलाइनमेंट खराब हो जाए, कोई मसला है, कोई उसकी तार टूट गई, कुछ हो, ये मैकेनिकल इशू होता है। ये दवाइयों से नहीं ठीक होता, ये किसी भी किस्म की मालिश से नहीं ठीक होता, किसी भी किस्म के हकीम से, जड़ी बूटी से, या कोई कमर का असली में ये डाल के तेल में ये मिक्स करके कभी भी नहीं ठीक हो सकता। इसने हमेशा ठीक होना जब तक आपको मर्जी नहीं पता। अब ये देखिए ना, एक तेल है, ये जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि हम इधर क्या करते हैं कि किसी के घुटने में दर्द है तो सारे एक ही किस्म का तेल इस्तेमाल करेंगे कि मेरा बड़ा भाई भी इस तेल से ठीक हुआ था, तेल लगा। हालांकि घुटने की इंजरीज 7 किस्म की है, डिफरेंट किस्म की इंजरीज हैं, तो हर किस्म का तेल अलग अलग थोड़ी आपने बनवाया। इस वजह से घुटने में जब भी मसला हो, इसमें तेल कभी भी काम नहीं करता। इसके अंदर जो चीज़ काम करती है वो चीज़ है कि एग्जैक्ट आपको पहले पता होगा मुझे मसला क्या है, जब आपको मसला पता चल जाएगा फिर ही उसकी ट्रीटमेंट होगी एग्जैक्ट। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें बताएंगी कि हमें घुटने में इंजरी होती क्यों है। हम बात कर रहे हैं उस 30%, उस 70% इंजरीज की जो कि वेरिंग एंड टेयरिंग की वजह से होती है, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट है, यानी कि हमारे घुटने को कहीं चोट नहीं लगी, उसके बावजूद हमें जो इंजरी होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, सबसे पहले है जी फुट आर्च। पाँव के नीचे अल्लाह ने कुदरती आर्च रखी है, सबको एक एक करके पढ़ते हैं दोबारा से। को कंट्रैक्शन, लैंडिंग, टेकिंग ऑफ या पुअर बायोमैकेनिक्स और डिसलेरेशन, ये वो चीज़ें हैं अगर हम हसीब गलत परफॉर्म करेंगे तो हमें इंजरी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले फुट आर्च। फुट आर्च एक ऐसी चीज़ है कि हम अपनी ट्रेनिंग में पाकिस्तान में इस पर ध्यान नहीं देते, जबकि इसका हमारी स्पीड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अल्लाह ने हमारे पाँव के नीचे एक आर्च रखी हुई, इस आर्च का काम है पाँव को शाक, जिस तरह बाइक के शाक होते हैं ना, ये भी शाक होते हैं। ये शाक अब्जॉर्बर की तरह हमारी एनर्जी को स्टोर करता है। पूरी दुनिया में जब भी ट्रेनिंग करवाई जाती है, फंक्शनल ट्रेनिंग डिज़ाइन इस पैटर्न की होती है कि हमारे इन आर्च को मजबूत किया जाए, क्योंकि काइनेटिक चेन बनती है ना, नीचे से अगर हमारा पाँव धम धम करके लगेगा सारा बॉडी पे जोर आएगा, लेकिन अगर हमारे पूरे फ्लैट आ रहे हैं तब हमारी बॉडी इतना ज़्यादा जोर नहीं देती। पाकिस्तान में अगर आप नोट करें वो लड़के जिनकी आर्च बिल्कुल फ्लैट है,
जिनके पाँव नीचे से बिल्कुल फ्लैट है, उनके अगर आप गिट्टे पे जाते हैं वो इजीली पॉइंट देंगे। अगर आप इस चीज़ को समझे, जो लड़का फ्लैट फीट का है, आपको पता होगा यार फ्लैट फीट का है, उसके आप गिट्टे पे जाएंगे वो पॉइंट देगा ही देगा। उसकी वजह ये है कि नेचर ने उसके पाँव के अंदर मैकेनिक्स नहीं बनाए उसको बचाने के लिए। तो जितने भी लोगों के कहते हैं ना यार गिट्टे का बड़ा कच्चा है, गिट्टे पे जाओ, वो इसलिए कहते हैं अगर आप उस लड़के को देख लें उसका पाँव बिल्कुल फ्लैट होगा। जबकि ये फ्लैट फीट वाला लड़का जूडो में बहुत अच्छा रहेगा, रेसलिंग के अंदर इजीली पॉइंट देगा। आप इसके क्रास जाए गिटा जाए इजीली इसने पॉइंट देना है, नीचे वाला पॉइंट ये बचा ही नहीं सकता जो फ्लैट फीट का होगा। इसलिए लड़की अगर बच्चा है छोटा है उसका पाँव फ्लैट है, उसे आप रेसलिंग की ट्रेनिंग कराई जा रहे हैं और आगे जाके वो इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, पाकिस्तान में शायद जीत भी जाए, इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, उसका पाँव फ्लैट है, वो कभी भी उधर खड़ा ही नहीं हो सकेगा क्योंकि उससे बचा ही नहीं सकेगा अपने पाँव को ना। पाकिस्तान में भी अपनी बचा सकते हैं। तो ये है कि फ्लैट फीट को ठीक करना बड़ा जरूरी है, बचपन से बच्चे को ध्यान दिया जाए तो ठीक हो जाती है। पूरा इसमें भी एक कोर्स है इसे समझाने के लिए कैसे ठीक करना है, क्या ठीक करना है। तो हम जनरली समझते हैं बस मसले के, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसे आहिस्ता आहिस्ता टच करते रहेंगे। ये जी जब हमारा पाँव सीधा होता है पीछे से वो इस तरह नजर आता है, ये लाइन सीधी होती है। जब हमारा फ्लैट होता है इवर्टेड होता है तो इस तरह नजर आता है। तो जब नीचे की बुनियादें टेढ़ी हैं तो जहां भी आप उसे नीचे लगेंगे उसमें पॉइंट देने देने। और फ्लैट फीट होने की पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह है कि हमारे बूटों पे इधर ट्रेनिंग में ध्यान ही नहीं दिया जाता। हमारे बूट बेसिकली अच्छे, मसला ये है कि रेसलिंग गेम ऐसी है कि वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, ठीक है, और इसके पीछे इतनी ज़्यादा फंडिंग, हमें उतने ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है जितनी हमारी डेली की खुराक है ना। तो इस वजह से हमारे बूट के ऊपर हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती जितनी कि होनी चाहिए। अब इसके लिए जो हम 10-12 हज़ार रुपये बूट की खर्च नहीं कर सकते इतने कि हमारी 10-12 दिन की खुराक बन जाए। गलत बूट के इस्तेमाल से जिनके ये आपके काउंटर्स वीक होते हैं, हल्का सा किसी लड़के ने बड़ा बूट पहना होगा, किसी लड़के का छोटा बूट होगा, गलत बूट के इस्तेमाल से हमारा पाँव बार बार गलत पैटर्न मूव करता रहता है, फ्लैट होता है। बूट की सिलेक्शन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और जब भी हमारा बूट गलत होगा, गलत हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, पाँव फ्लैट है, गलत एंगल से बैठ के लगा रहे हैं, घुटने के अंदर बार बार रगड़ लग रही है, अल्टीमेटली हमें चोट लग रही है। को कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के अंदर ये है, अल्लाह ने हमारे जो निचला पोर्शन है उसके अंदर डिफरेंट मसल्स बनाए हैं, और वो बनाए इसलिए हैं कि बंदे ने अगर ट्रेनिंग करनी है तो उसे प्रॉपर बराबर उसे तैयार रखना चाहिए। हमारा जो ट्रेनिंग का पैटर्न है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक मसल को तो टारगेट कर देता है, जिसकी वजह से कुछ मसल मजबूत, कुछ मसल कमजोर, आगे मजबूत पीछे कमजोर, इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा ही बेसिक हमारा पाकिस्तान का डायरीम है, और इसमें भी एक पूरा कोर्स कराया जा सकता है कि बैठकों का क्या करें। बैठकों का बहुत ही बड़ा रोल है हमारी रेसलिंग के अंदर, क्योंकि ट्रेडिशनली जो चल रहा है, मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ लिटरली 3000 बैठक लगाते। मैं जब खुद प्रैक्टिस करता था, मैं तब बच्चा था, बच्चों को वैसे लगी जाती, मैं 2 खुद लगाता था। तो ये बैठकें जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लगाते हैं। अब अगर हम इस बैठकों की जब हम करते हैं ना रिवर्स इंजीनियरिंग, मैं अक्सर डॉक्टर नुमान के साथ हम बैठ के ये डिस्कस करते रहते हैं कि हर वर्जिश का प्रैक्टिकली क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसकी फंक्शनल क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है। अगर हम सिर्फ बैठकों को समझें, ये हमारी पुराने ज़माने की बैठक जो हम पहलवानों वाली बैठक लगाते हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सामने वाले मसल को तो ट्रेन कर रहे हैं, पीछे वाले मसल वीक हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी मूवमेंट पैदा हो रही है एक्सटेंशन। इस बैठकों का मकसद ये था, ये बनी क्यों इस तरह की बैठकें जो पंजे नीचे उठ के पंजों पे बनाते हैं। जो लड़का ये ज्यादा बैठ के लगाता था वो कभी भी किसी के आगे नहीं बैठता रेसलिंग के अंदर। अगर किसी ने उसकी कमर पकड़ ली है वो तोड़ के खड़ा होता था। लेकिन अगर आप अपने मॉडर्न रेसलिंग के रूल देखें, कमर पकड़ते हैं बस पॉइंट हो गया, इसमें तो वो है नहीं ना, आपने आगे बैठा लिया एक दफा तो पॉइंट हो गया। इसके अंदर ये मैकेनिज्म था कि इसके अंदर ट्रेन हम ये करते थे कि कोई आगे बैठा है तो वो ऐसे तोड़ के खड़ा हो उसको ना, उसके ये खड़े होने वाली मूवमेंट ही। जबकि इस बैठकों का क्या मकसद है, अच्छा ये वाला लड़का जो होगा ये वाले बैठ के लगाएगा, अगर उसने किसी ने उसकी खुच निकाली है तो उसकी खुच, अगर फरीद भाई आप इसको देखें, उसकी खुच ऐसे निकलेगी, वो ऐसे निकालेगा जो ये बैठ के निकालता। क्यों? उसके ये वाले मसल की मजबूत आगे वाले,
वो जब भी बैठे थे उसको खुद निकालेगा तो वो बजाय कि इसको ऐसे बचाने के, उसके अंदर आदत है, उसके ना ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में आदत है कि वो उसने खुद सामने देनी है, सामने देनी है। उसके मसल ट्रेन इसलिए है कि कोई वो किसी के आगे बैठेगा तो वो हाथ तोड़ टूट के सीधा हो जाएगा। मिट्टी पे चल सकता है, गद्दे पे नहीं चल सकता, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए भी नींद तो नहीं आ रही आपको, नींद तो नहीं आ रही, अच्छा। इसके लिए हमारी जो बैठकें, हमें जो जरूरत है, ये वाली बैठकें सामने के मसल्स को ट्रेन कर रही है नीचे से उठने के लिए। ये वाली बैठकें हमारे पीछे के मसल्स को ट्रेन कर रही है। जो ये वाली बैठकें लगाएगा लड़का, वो पार्टिकल ज्यादा पावर से जा सकता है, वेट के साथ लगाएगा वो उठ के लेके जा सकता है। अच्छा, अब इस वाली बैठकें लगाने वाले लड़के के दोनों पटों पे लगेगा, इसकी जिसकी हील नीचे है, उसके इस मसल्स में ताकत है, वो इसको ऐसे करके बचा सकता है। आम लड़का कभी भी इधर से वो नहीं बचा सकता अपने आप को। ये वाले जिनके मसल्स की असल में जो भी हम वर्जिश करते हैं ना, वो हमारे ज़हन में मिमिक कर रही होती है, मिमिक कर रही होती है। तो ये वाली वर्जिश से हमारे ज़हन के अंदर एक पैटर्न डेवलप होता है, जिसकी वजह से हमारे हिप में मजबूती आती है, हम अपने आप को बचा लेते हैं। इसलिए आप लोगों में कोचिंग है सारे, चूंकि अब आगे हमने अगर तो कोई लड़के को हम गद्दे के लिए ट्रेन कर रहे हैं, उसके लिए बैठ के यही वाली लगवाएंगे। अगर हम यही वाली बैठ के लगवाएंगे, वेट के साथ लगवाएं, जितनी मर्जी वेट के साथ लगवाएं, हमारी बेहतरी आती रहेगी। दूसरे नंबर पे एक्सेसिव बैठ के 2000 बैठ की जरूरत ही नहीं है। मॉडर्न अगर आप देखें ना, एनर्जी सिस्टम अगर हम देखें तो 3 किस्म के होते हैं, एरोबिक और लैक्टिक एसिड और हमारा जो है ना एटीपीसीपी। रेसलिंग क्योंकि 6 मिनट की फाइट है, 6 मिनट की फाइट के अंदर हमें जो सिस्टम एनर्जी का चाहिए वो है लैक्टिक एसिड एनर्जी सिस्टम। यानी कि हमें हर वो वर्जिश करनी चाहिए जो 6 मिनट के अंदर हो जाए। यानी कि एक हल्ला हो 6 मिनट के अंदर मैक्सिमम पावर का हो जाए, उसके बाद सांस उतना ही हो उसके अंदर सेट के दरमियान जितना हमारे रेसलिंग के एक राउंड के दरमियान रेस्ट होता है, या एक फाइट के दरमियान रेस्ट होता है, आधा घंटा 1 घंटा इतना रेस्ट होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि 2000 बैठक लगाने का मतलब है 1 घंटा घड़ी का लगता ही लगता है। स्पीड तेज है तो 50 मिनट लगेंगे उसे, तो 50 मिनट एक ही एक्सरसाइज करी जा रहे हैं। हमें चाहिए लैक्टिक एसिड में करना, हम एरोबिक्स में कर रहे होते हैं। मसल हमारे बड़े होने की बजाय वो उधर एक निगर जिसे कहते हैं, निगर होते रहते हैं। हमें चाहिए मसल्स को पावर देना ना, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसके लिए हमारे पास स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वाले के साथ मिलकर कोई कोर्स डिज़ाइन किया जा सकता है कि हमने किस तरह इसकी प्रॉपर पीरियडाइजेशन करनी है। तो ये जी बैठ के, अब एक चीज़ आपने समझ ली है, अगर आप रेगुलर बैठ के लगाते हैं, हसीब आम बैठ के लगाते हैं, तो होगा ये कि हमारे सामने वाले पट्टे मजबूत हो जाएंगे, पट के। अच्छा, जब पट के बट्टे मजबूत हो जाएंगे तो अगर हमें झटका लगेगा तो हमारा ACL टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है, अगर आप ACL को समझेंगे, ACL है ये, मैं घुटना ऐसे साइड पर करूँ, ये मेरा घुटना ही वाला, ठीक है। ACL ऐसे अटैच है, ये घुटना अगर ऐसे जाएगा तब ये टूटेगा, ठीक है। अगर तो मेरा पीछे वाला पट्टा मजबूत होगा तो वो इस घुटने को उसने मजबूती से पकड़ कर, यानी कि आपके हिप जितने मजबूत होंगे, हमारे ये वाले मसल जितने मजबूत होंगे, हम घुटने की इंजरी को बचा सकते हैं। इसलिए सादी बैठकों के बजाय अपनी हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करें, उससे हमारा मसला जल्दी, हमारी टांग में इंजरी के चांसेस कम से कम होंगे। लैंडिंग टेक ऑफ, गिरते हुए या गिर के उठते हुए हमारा एंगल नहीं ठीक होता, पाँव अंदर को मुड़ जाता है। जिस तरह पहले बताया था, आर्च खराब होगी तो हमारा पाँव उस तरह का होगा तो हमें मसला आएगा। ये देख लीजिए, गलत एंगल से अगर आप ये वाली एक्सरसाइज देखें, घुटना अंदर को जा रहा है, ये घुटना स्ट्रेट है। स्ट्रेट एक्सरसाइज का बहुत रोल है। हमें पहले तो नंबर पे चाहिए जो वर्जिश करें शीशे के सामने करें, अपने आप को पूरा देखें मैं टेढ़ा तो नहीं हो रहा। और ये कोच जो है वो हमारे ट्रेन है, वो नहीं टेढ़े होने देते, वो देख के वो करवा रहे होते हैं। लेकिन ये कि एथलीट को क्योंकि आदत होती है केले करने की, शीशे के बगैर भी करने की, तो वो एंगल खराब होता है। इसलिए हमने कोच के सुपरविजन में और सीधी एक्सरसाइज करनी है। गलत है। डिसरिलेशन की बात करते हैं, जब हम मेन इंजरी होने का मैकेनिज्म ये है कि हमें ये मूवमेंट हम करते हैं ना। अच्छा, अब इसके अंदर जो बेसिक चीज़ है वो स्पीड नहीं है, इसके अंदर बेसिक चीज़ है कि जब स्पीड को हमने कम करके किस तरह इधर वापस आना है, इसे डिसरिलेशन कहते हैं। यानी कि हमने कैसे अपने आप को स्लो करनी है, अपनी भागते भागते एकदम स्पीड कैसे स्लो करनी है। अगर तो हम गलत तरीके के साथ रुकेंगे, झटका लगता नहीं पे, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके के साथ रुकेंगे तो हमारा जो है ना प्रॉपर बैलेंस, हिप पे जोर आएगा और ये सारा इंजरी होने के चांसेस कम से कम है। ये गलत तरीके से रुक लिए, ये डायरेक्ट जोर आता है, इंजरी हो जाती है। मेन चीज, अगर हमें इंजरी हो गई अब क्या करें,
इसमें क्या है कि दो किस्म के प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, एक हार्म, एक पुलिस। हार्म प्रोटोकॉल को समझने के लिए आप इसे सादा याद रखें, हराम। मैं इसे हराम करके मैं समझता रहा हूँ। जब भी घुटने की इंजरी होगी तो कुछ चीज़ें आपके लिए हराम की जो है ना वैल्यू रखती हैं, वो नहीं करनी, फिर घुटना मत बचे। एक एक करके इस तरह स्टडी करते हैं। सबसे पहले नो हीट, हमें चोट लग गई है, टकोर नहीं करनी, गर्म टकोर करनी ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो। हमारे इधर ये है कि फौरन टकोर करते हैं, टकोर से हो क्या है बेसिकली पहले ये समझें। जिस जगह पे चोट लगी है उस जगह पे स्वेलिंग हुई, जिस तरह भी आपने पूछा स्वेलिंग होती है, उस जगह पे स्वेलिंग होगी। अब जब टकोर करते हैं, टकोर से बेसिकली वो स्वेलिंग बढ़ जाती है क्योंकि उस जगह पे खून की गर्दिश तेज हो जाती है। ये नसें हमारी ऐसे बड़ी होती हैं नॉर्मल, लेकिन जैसे हम टकोर करते हैं तो नसें फूल जाती हैं। आपको नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, तो ऐसे नसें फूल जाती है जिसकी वजह से उस जगह पे खून की गर्दिश बढ़ती है, स्वेलिंग मजीद बढ़ते 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 काम खराब हो जाता है। इसलिए ये नी की बात है, हर किस्म की इंजरी के लिए आपके लिए हराम है आपने उस पर गर्म टकोर करें, ठीक है सर वहाँ पे टिश्यूज होते हैं, वहाँ पे तो ब्लड फ्लो करते ही नहीं, यहाँ पे चेक होते हैं। वो सिर्फ हम बात करते हैं पर्टिकुलरली लिगामेंट इंजरी के लिए। लिगामेंट में नहीं होता, वैसे ओवरऑल अगर आपको इंजरी हो गई है, अभी तो नहीं आपको पता मुझे लिगामेंट इंजरी है, मुझे कौन सी इंजरी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, हीट नहीं करनी, टकोर नहीं करनी। एक ये हो गया। दूसरे नंबर पे ये तो वैसे हराम है, लेकिन चूंकि लिटरेचर के अंदर था इसलिए ऐड करना जरूरी था। अल्कोहल से भी हमारा जो है ना ब्लड थिन होता है, पतला होता है और वो उस जगह पर स्वेलिंग बढ़ जाती है। पाकिस्तान में वैसे हराम है, नहीं यूज़ करते। अच्छा, बहुत ज़रूरी कि अगर आपको चोट लग गई है फ़ौरन हमने दोबारा मैच पे या खेलने के लिए या जोर करने के लिए नहीं जाना। रेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि आपने करना क्या है, जब भी आपको इंजरी हुई है, होता ही है कि लड़कों को चोट लगी होती है, उस्ताद सटते हैं बोले थे लेकिन मैं पट्टी पट्टी मांग के खेलांगा, वो फिर इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मजीद ख़राब हो जाता है घुटना। इसलिए री इंजरी के चांसेस को मिनिमल करना है, कम से कम करना है कि दोबारा से इंजरी ना हो। और लास्ट बड़ा ज़रूरी, मालिश नहीं करनी उस जगह पे। जब आपको चोट लगी है पहला हफ्ता कम से कम मालिश हराम है। वैसे मालिश के फ़ायदे काफ़ी हैं रेसलिंग के लिए, लेकिन दर्द के लिए अगर बात करें तो मालिश हराम है आपको, चाहे जैसा मर्जी जिस मर्जी पहाड़ों का तेल आया हो, ठीक है ना, गिलगित के पहाड़ों से तेल निकाल के लेके आए, ये बड़ा ठीक करता है, नहीं हो सकता, आपका काम खराब करेगा। ये मैं वो बात कर रहा हूँ मॉडर्न रिसर्च की बेस पे उन्होंने बकायदा रिसर्च करके लैब्स में जो डाटा कलेक्ट किया है उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपने कभी भी मालिश नहीं करनी, चाहे जो मर्जी हो, कम से कम पहला हफ्ता। वैसे मालिश के बड़े फायदे हैं, वो हम कभी फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो रिकवरी के लिए फायदे हैं, लेकिन चोट के लिए मालिश आपको तबाह करते हैं। सिर्फ घुटने नहीं, हर जगह, किसी भी जगह हम बात करें, किसी भी जगह आपको चोट लगी उसके लिए मालिश आपको खराब कर देगी। अच्छा, ये था हार्म प्रोटोकॉल। हार्म एच से हमारा बना, हीट नहीं करनी, हीट हराम है, ए से अल्कोहल हराम है, आर से री इंजरी नहीं करवानी, दोबारा नहीं गेम में जाना, फिलहाल कुछ दिन रेस्ट कर लें, और लास्ट है जी मसाज नहीं करनी। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को मसला? अब और तो नहीं होते? अच्छा, इसके बाद आता है जी रिहेबिलिटेशन का बड़ा जरूरी जो चीज़ है उसे कहते हैं पुलिस प्रोटोकॉल। अब पुलिस प्रोटोकॉल के अंदर क्या है, ये हर एक वर्ड एक चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है। सबसे पहले प्रोटेक्शन, आपको इंजरी हुई है, जिस जोड़ पे इंजरी हुई है उसके ऊपर कोई ब्रेस लपेटे, कोई पट्टी लपेटे, क्योंकि साथ हमने बिल्कुल वर्जिश, एक तो होता है रेस्ट, बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट। कंप्लीट बेड रेस्ट रेसलर्स के लिए नहीं बना, ये चीज़ आपने जेहन में रखती है। हमने क्या करनी होती है, हमारी रिकवरी होती है एक्टिव रिकवरी, इसे हम अभी आगे पढ़ते हैं। तो हमने जब भी उसके बाद कोई मूवमेंट करनी है, चलना फिरना है, उस जगह को प्रोटेक्शन में रख के चलना है। जो घुटने के लिए सबसे अच्छी ब्रेस है वो ये वाली होती है, इसे पटेला सपोर्ट कहते हैं। आपने जब भी कोई ब्रेस यूज़ करनी है इस तरह की होगी, आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर हम दूसरी वाली ब्रेस यूज़ करते हैं जो बिल्कुल घुटने को आगे पीछे से बंद होती है पट्टी की तरह, वो हमें नुकसान पहुँचाती है फ्यूचर में। अगर उससे हम बैठ के लगाएं, कोई मसला होगा वो हमें नुकसान पहुँचाती है। इसलिए कोशिश करें आपकी ब्रेस हो इस तरह की, ईजिली मिल जाती है, 600-700 रुपये इसका रेट है। तो आप इस तरह की ब्रेस ले लिया करें, बड़े मेडिकल स्टोर पे इसकी तस्वीर दिखाएं, आपको इजीली मिल जाएगी। प्रोटेक्शन के लिए पहला पी जो हमारा था ये प्रोटेक्शन, ब्रेस यूज़ करें। उसके बाद ऑप्टिमल लोडिंग, जब भी चोट लगेगी आपने क्या करना है, एक्सरसाइजेज बिल्कुल नहीं छोड़नी, एक्सरसाइजेज करनी होती है। जो से मसल ठीक है उनकी करें। अब मेरे घुटने का इशू, ठीक है, घुटने में मुझे चोट लगी है, अब मैंने अपनी ऊपर की जो सारी एक्सरसाइज की, रेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर कोई बंदा चोट के साथ बैठ के वर्जिश कर रहा होगा ना, तो वो आपसे अच्छा हो जाएगा।
वर्जिश से हम छुट्टी नहीं कर सकते, लेकिन हमने घुटने के अंदर इशू है, घुटने की एक्सरसाइज आपने करनी है, लेकिन इस तरह करनी है कि उसकी दर्द मजीद ना बढ़े। अब इसके अंदर हम जो कहते हैं, ये प्रॉपर जो स्पोर्ट्स साइंसेस के बच्चे हैं वो चाहे इसको समझते हो, बेसिकली हमने करना ही होता है कि पहले एक्सरसाइजेस का फेज होता है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, फिर प्लोमेट्रिक। सादी ज़बान में समझें, हमने पहले जब आपको चोट लगी है, आपने टांगों की वो वाली वर्जिश करनी है जिसमें आपका जोड़ हिले ना, जोड़ कम से कम हो। अब ऐसी कौन सी वर्जिश है जिसमें जोड़ कम से कम हो? ये वो चीज़ है जो मैं अगर किसी को रिहैबिलिटेशन प्लान बना के भेजता हूँ, उससे शुरू में ये वाली वर्जिशें करता हूँ। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो घुटने के ऊपर जोर नहीं आना चाहिए, अलग है। जैसे जैसे आप बेहतर होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी वर्जिश भी पहले जैसी आती है। पहला फेज हमारी टांगें नहीं हिलनी, जोड़ नहीं हिलना चाहिए, जिस जोड़ में मसला है उससे ऊपर वाले जोड़ हिले, उससे नीचे वाले जोड़ हिले। मतलब हम लेट के टांग सीधी करके उठा रहे हैं, बस घुटना नहीं हिल रहा, लेकिन आपकी एक्सरसाइज हो रही है। टेढ़े होके उठा रहे हैं, उल्टे होके टांग पीछे को उठा रहे हैं। अच्छा, कम से कम जोर लग रहा है लेकिन इसमें मूवमेंट हो रही है। टांग के नीचे बोल रख के उसको नीचे को दबा रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ रख के उसके ऊपर से टांग हिला के ऐसे ऐसे रख रहे हैं ताकि जोड़ भी ना हिले, जोड़ के अंदर मूवमेंट ना पैदा हो। इसे आइसोमेट्रिक कहते हैं। शदीद चोट लगी हो, टांग की हड्डी टूटी हो, जोड़ निकला हो, ये वाली वर्जिश हो सकती है। ठीक हो गया। इसके बाद आइसोमेट्रिक, आहिस्ता आहिस्ता हम मूवमेंट लेके आएंगे, आराम आराम से रेंज ऑफ मोशन पूरी करेंगे आराम आराम से। और ये आपने खुद नहीं करनी, या तो आपका कोच की सुपरविजन पे करेंगे, और कोच भी डायरेक्ट नहीं कराएगा, वो किसी रिहैबिलिटेशन वाले के जेन में या हमसे रास्ते में हम साथ साथ आपको गाइड करते रहते हैं। अच्छा, इसमें आइसोमेट्रिक, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर वजन डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वजन डालेंगे, आधी बैठक, पूरी बैठक, सीधी टांग में बैठक, उसकी ताकत दूसरी टांग से बढ़ा लेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसे ग्रेजुअली लेके चलते हैं। इसके बाद जब भी चोट लगे आपने एक्सरसाइजेस तो इस तरह की करनी है रेस्ट के साथ, लेकिन आपने आइसिंग लाजमी करनी। अब बर्फ का क्या फार्मूला है, गर्म टकोर उस जगह में सूजन बढ़ा देती है, बर्फ उस जगह की सूजन फौरन कम कर देती है। सूजन कम होगी, पेन कम होगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने हमेशा आइसिंग करनी है, और आइसिंग का तरीकाकार ये है, 15 मिनट के लिए आपने आइसिंग करनी है, 15 मिनट के लिए, और दिन में 3 से 5 दफ़ा करनी है आइसिंग। जब भी चोट लगे 15 मिनट की आइसिंग करनी है, दिन में 3 से 5 दफ़ा आइसिंग करनी है, और बर्फ को डायरेक्ट जिस्म पे नहीं लगाना, किसी कपड़े में लपेट के लगाना है ताकि वो फ्रोस्ट बाइट ना हो जाए। कंप्रेशन, आइस करने के बाद उस जगह को आपने बांध देना है किसी क्रेप बैंडेज से, और थोड़ा सा ऊपर रखना है जिस्म से। इससे होगा ये कि हमारा इधर अगर सूजन हुई है ना, वो सारा ड्रेन हो के हमारा नीचे आ जाएगी सूजन, खून दिल के लेवल से ऊंचा होगा, तो वो हमारा सारा जो है ना सूजन वगैरह जाती है। सूजन कम करना मेन मकसद होता है, सूजन कम हो जाए दर्द हमारी खत्म हो जाती है। अच्छा, अब इसके लिए जो ज़रूरी है, हम बात करते हैं, हमने बात की हमें इंजरी हो गई, फिर क्या करें। अब हम बात करते हैं कि हमने, ये हमारा लास्ट स्लाइड है, अगर आप बोर हो रहे हैं तो बता दें, मसला तो नहीं। अच्छा, हमने अब बात करनी है कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जिन्हें कहते हैं न्यूरोमस्कुलर एक्सरसाइज। पाकिस्तान में बेसिकली न्यूरोमस्कुलर एक्सरसाइज बहुत कम होती है। अच्छा, इसके लिए प्रॉपर कोर्सेज डिज़ाइन किए जा सकते हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वालों के साथ मिलकर। ये ऐसी वर्जिशें होती हैं जो कि हमारे दिमाग को, हमारे नर्वस सिस्टम को बाकायदा तौर पर ट्रेन करती हैं। ये फंक्शनल एक्सरसाइज होती हैं, हर गेम के लिहाज से, हर स्पोर्ट्स के लिहाज से अलग होती हैं। अगर तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ये वाला अपने प्लान के अंदर ये वाली एक्सरसाइज ऐड करता है, उसके इंजरी के चांसेस मिनिमम होते रहते हैं। ठीक है, हमने दीज प्रोग्राम्स आर ऑफन लेड बाय द कोच और ट्रेनर आफ्टर अ comprehensive training workshop by a physiotherapist or strength and conditioning coach with the relevant expertise। यानी कि ये वाली एक्सरसाइजेज डायरेक्ट नहीं आप बना सकते, आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वाला मिलके, कोच मिलके, फिजियोथेरेपिस्ट मिलके ये डिज़ाइन करते हैं एक्सरसाइजेज, जो कि हर गेम के लिहाज से, हर बच्चे के लिहाज से अलग होगी। क्योंकि कई बच्चे ऊपर से ज़्यादा खेलते हैं, कि खिंचा निकालते हैं, कि क्रॉस जाते हैं, कि डबल जाते हैं। हर एक की ट्रेनिंग के लिहाज से ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं, और ये करने से हमें इंजरी के चांसेस कम से कम होते जाते हैं। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल जी, ये अब मुझे मिली थोड़ी सी, ये बैलेंस, स्टेबिलिटी, इन कंपोनेंट्स पर काम करती है।
तरह की ये सिर्फ एक एग्जांपल थी, इस तरह की काफ़ी ऐसे एक्सरसाइजेज हैं आपकी गेम के लिहाज से, आपके तरीकाकार के लिहाज से, खेलने के पैटर्न के लिहाज से स्पेसिफिक हो सकती है। तो ये वाली एक्सरसाइजेज वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक हमें अपने ट्रेनिंग प्लान का हिस्सा बनानी चाहिए। इससे होगा क्या, किसी भी किस्म की इंजरी, अपर की, लोअर की, कमर की, घुटने की, एंकल की, वो हमें नहीं होती। 70% जो इंजरी के चांसेस हैं वो रुक जाते हैं, 30% वो वाली इंजरीज रह जाती हैं, वो वाली चोटें रह जाती हैं जो डायरेक्ट, जिसने दबाया किसी का ऐसे मुड़ी गया पाँव खेलते हुए, क्योंकि खेलते हुए तो आप फिर चोट लगे ना लगे पॉइंट तो नहीं देते ना, तो वो फिर वो वाली सिर्फ इंजरी के चांसेस रह जाते हैं। बाकी आपकी ट्रेनिंग के दौरान जो छोटी छोटी चीज़ों में दर्दें रहना, जो कि आपको ऐसी दर्दें जो ट्रेनिंग से दूर रख देती हैं, घुटने में दर्द हो गई थी, हफ्ता ट्रेनिंग ही नहीं हो सकती, सादी सी चोट है, कोई बड़ी नहीं है, लेकिन वो बड़ी सी इस वजह से कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसको गलती से लेके कर लेते हैं। इसलिए न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपना हिस्सा बनाना चाहिए, इसमें इंशाल्लाह कोर्स करेंगे फर्दर। तो ये था जी हमारा आज का कोर्स। अगर